वेलकम टू एजी क्लासेस। आज हम आपको जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स साइंस का, उसी में नेक्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि हम बता रहे थे आपको कि मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। हमने आपको बताया था कि जो मैटर की स्टेट्स होती हैं वो कितनी होती है, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसी में उसके पार्टिकल्स के बारे में बताया था, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उसी से आगे हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे जो कि रिलेटेड थे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी बॉडी के ऊपर और पार्टिकल्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है सॉलिड के अंदर। अगर हम उसको चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका क्या होना है, पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन को क्या करते हैं, लीव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो पहली पोजीशन होती है उसको चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और पहले से ज़्यादा फ्री होकर के मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स, यानी कि ऐसा वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड जो है मेल्ट मतलब पिघलना स्टार्ट कर देता है, बिकमिंग ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसी पॉइंट को हम, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सॉलिड का, वो क्या इंडिकेट करता है कि किसी भी पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितना है, यानी कितना ज़्यादा। अगर किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रहेगा तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर यही हमारा, अगर हम देखते हैं कि गैसियस लिक्विड के अंदर देखें तो लिक्विड में थोड़ा कम अट्रैक्शन फोर्स होता है और गैसेस के अंदर तो बिल्कुल ही कम होता है। तो इस तरीके से वो मोर फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकती हैं। तो अगर हम जनरली ये पूछा जाता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो 273.15 केल्विन होता है। केल्विन हमने बताया था कि क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है कि जिस पे क्या करते हैं, यानी कि 273 इक्वल्स टू, हम इसको अप्रॉक्स कितना मान लेते हैं, अप्रॉक्स इसको 273 केल्विन मान लेते हैं। और जब भी हमें डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करना हो टेम्परेचर को, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो सिंपली क्या करना होगा कि 27 जो है उसको मुझे ऐड कर देना होगा किसके अंदर, 273 के। तो ये जो आंसर आएगा हमारा, ये 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300। तो ये केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें 273 प्लस करना होगा, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 उसमें से माइनस कर देते हैं। तो सिंपली इससे नेक्स्ट देख लेते हैं कि कोई भी सॉलिड जो है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, यानी जब भी कोई सॉलिड मेल्ट करता है लेकिन इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उसके बाद में उसका टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स हो जाता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, यानी कि क्वेश्चन ये है कि जब भी किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो ऐसे हीट करते करते वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर तो पहुंच जाता है। मेल्टिंग पॉइंट के बाद जब हम देखते हैं कि हम हीट एनर्जी तो कंटिन्यूस उसको दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर रेज नहीं होता है, इसका मतलब वो जो हम हीट दे रहे हैं या हीट एनर्जी जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसका क्या हुआ, यानी वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी कि वो जो हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारा का सारा टेम्परेचर ना बढ़ाने की जगह उसकी स्टेट को बदलने में लग जाता है। यानी कि नेक्स्ट देख लेते हैं जिसके बारे में डिटेल में, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि अगर हम ये बोलते हैं कि हीट एनर्जी का अमाउंट जो 1 kg, अगर 1 kg सॉलिड को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो जो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, किस पर, मेल्टिंग पॉइंट पर,
तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यानी कि जनरली हम बता देते हैं इसको कि 1 किलोग्राम सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट ज़रूरत पड़ती है, जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यानी 1 किलोग्राम हीट सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितना हमें हीट चाहिए होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि वो टेम्परेचर इस पर कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर दे, यानी कि उबलना स्टार्ट कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो हम उसी को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि हम जनरली ये कह सकते हैं कि जब भी कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, हमारा गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो मैंने बताया कि 100 के अंदर मुझे क्या करना होगा, 273 प्लस करना होगा। तो यानी कि जनरली मैं ये बोल सकता हूँ कि 373 केल्विन जो होता है वो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी कि ये अभी हमने डिफाइन कर दिया था कि लेटेंट हीट क्या है, और दूसरा उसको केल्विन में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि वेपराइजेशन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गेट गैस विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि सब्लिमेशन क्या चीज़ होती है, जनरली एक चीज़ तो हमने बोला कि जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम आता है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर सॉलिड से वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, गैस के अंदर डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड्स टू गैस। यानी कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना, विदाउट चेंजिंग इट इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कि बिना लिक्विड स्टेट में बदले सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना ही क्या बोला जाएगा, हमारा सब्लिमेशन बोला जाता है। तो इसी तरीके से इसका अपोजिट होता है डिपोजिशन। यानी सब्लिमेशन का अगर हम रेसिप्रोकल बोलें या उल्टा बोलें तो वो क्या होता है, हमारा डिपोजिशन। यानी डायरेक्ट चेंज। यानी कि इसमें क्या होता है, उसमें तो हमारा था कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, इसमें क्या है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। यानी बिना लिक्विड में चेंज हुए जब भी कोई चीज़ गैस से किस में कन्वर्ट होती है, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, डिपोजिशन बोल देता हूँ। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए ये तो था हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। उससे आगे स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि अगर कोई भी सॉलिड है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं। हम जनरली बता सकते हैं कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उस पर दोनों ही चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो प्रेशर हो। प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि कोई भी चीज़ सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, दोनों पर ही प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब प्रेशर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जिसको कि हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम एटीएम से शॉर्ट में उसको क्या लिखा जाता है, एटीएम, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट आता है। जैसे हम अगर वेट को मेजर करते हैं तो न्यूटन होता है, इसी तरीके से मास को करते हैं तो केजी होता है। तो इसी तरीके से अगर हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो प्रेशर को मेजर करने का जो यूनिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, और उसको पीए यानी शॉर्ट में उसको क्या लिखा जाता है, पीए लिख दिया जाता है। अब बात आती है कि चलिए ये तो सही है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना अमाउंट पास्कल के इक्वल होता है। तो ये हमें याद रखना है 1.01, यानी 1.01 इंटू 10⁵, यानी ये यहाँ 5 नहीं है, ये 10 की पावर में 5 लिखा हुआ है, यानी कि 10 की पावर 5 पास्कल, यानी 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम सी लेवल की बात करें कि सी की लेवल पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 1 एटमॉस्फेयर, यानी 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन, कि ये इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है। यानी कि इवेपोरेशन हम किसको बोलते हैं, तो चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। तो जब भी कोई लिक्विड जो है
वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी चेंजेस ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब भी कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, यानी कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन। यानी कि जब भी कोई लिक्विड किससे कन्वर्ट होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इवेपोरेशन की प्रोसेस को इफेक्ट करती हैं। तो फर्स्ट है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, यानी कि जो इवेपोरेशन का रेट है वो कब बढ़ जाता है, तो एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर किसी का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो उसका इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा। जैसे अगर हम ये बोलें कि हमारा वाटर रखा हुआ है, धूप के अंदर रखा हुआ है, तो अगर उसका जो ऊपर वाला एरिया, यानी कि बर्तन का जो मुंह है, अगर वो हमारा कैसा होगा, उसका एरिया कम है, तो इसका मतलब अगर हम उसी को बड़े बर्तन में डाल देते हैं जिसका मुंह जब बड़ा होता है, तो उसका इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमने उसका पहले छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब उसका हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि जो इवेपोरेशन है वो प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हमने किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से अगर इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर वहाँ पर हवा जो चल रही है अगर उसका स्पीड बढ़ा दिया जाए, तब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाएगा। इसी प्रोसेस से अगर हम धूप के अंदर या कहीं भी कपड़े सुखाते हैं और हम हवा पंखा वगैरह लगा दें, तो उससे क्या होता है कि जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। इससे ऐसा क्यों, क्योंकि वही प्रोसेस है, क्योंकि इवेपोरेशन की प्रोसेस से हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि विंड स्पीड बढ़ने से जो इवेपोरेशन है, यानी लिक्विड जो वाटर है हमारा, वो वेपर बन के उसमें से कपड़ों से निकल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं यानी इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि विंड की स्पीड बढ़ाने से हमारा जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से ये होता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी का जो है, यानी ह्यूमिडिटी क्या होता है, यानी कि वाटर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि उनके अंदर, इसके अंदर एयर के अंदर जो पानी का अमाउंट है, अगर वो हमारा कम है या ज़्यादा होता है तो हम उसी को ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज हो जाती है, यानी एयर से वाटर का जो अमाउंट है अगर वो कम हो जाता है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। चलिए अब इसी वर्ड को हम डिफाइन कर देते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है। ये ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि ये क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर ही होता है जो वेपर के अंदर प्रेजेंट इन एयर, यानी एयर के अंदर जो वेपर है उसके अंदर जो वाटर का अमाउंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, यानी कि जो एयर के अंदर होता है वाटर का अमाउंट अगर हाई है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हम ये बोलें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाता है, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज इवेपोरेटिंग कूलिंग कॉज कूलिंग, यानी कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे हो सकती है, यानी कि अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो उससे कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है कि कोई भी चीज़ ठंडी कैसे हो सकती है। तो यहाँ देख लेते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल्स, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि जब भी किसी लिक्विड से कोई भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि एनर्जी को ले रहा है सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी कि अगर बाहर इवेपोरेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उसकी वजह से जो भी हमारा लिक्विड है उससे एनर्जी रिलीज हो रही थी, अगर वो रिलीज जब एनर्जी होती है तो वो उसको दोबारा से चाहता है, रीगेन करना चाहता है, और इस रीगेन करने की वजह से जो दिस अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो जो एनर्जी वो सराउंडिंग्स से ले लेता है उसी की वजह से क्या होता है, कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कूलिंग और इवेपोरेशन एक दूसरे को लिंक करते हैं, यानी कि इवेपोरेशन जितना हाई होगा तो कूलिंग भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, तो इसी से रिलेटेड एक फैक्ट आता है कि गर्मियों के समय में हम जो कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, यानी कि कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट
टू द एटमॉस्फेरिक फॉर इजी इवेपोरेशंस, यानी कि जो कॉटन होता है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है, यानी कि वाटर को अच्छे से सोख सकता है वो, एब्जॉर्बिंग द स्वेट, और वो पसीने को क्या कर सकता है, स्वेट मतलब पसीने को क्या कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, और उसको एक्सपोज कर देता है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर के अंदर, फॉर इजी इवेपोरेशन, और कपड़ों से, कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे आसानी से इवेपोरेट हो जाता है, और जब भी इवेपोरेट होगा तो कॉटन जो क्लॉथ्स है वो अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन करना चाहेगा, और उसकी वजह से जो बाहर से एनर्जी लेगा उससे क्या होगा, वो कूल हो जाएगा, यानी कि जो हमें ठंडा महसूस होने लग जाएगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि गर्मियों के समय में हमें क्या पहनना चाहिए, कॉटन के क्लॉथ्स पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, यानी सेम इसी तरीके से उसी टॉपिक से रिलेटेड ये दे रखा है कि अगर हम पानी का गिलास है हमारे पास में कंटेनिंग आइस वाटर है, तो वो क्या होता है, उसके चारों तरफ जो है वो बूंदें कैसे इकट्ठा हो जाती हैं, आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास जो है वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी पानी की जो बूंदें हैं ठंडे ग्लास के बाहर कैसे आ जाती हैं। सेम वही प्रोसेस है एवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूज एनर्जी, यानी कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो क्या करती है, जब भी उस गिलास के कांटेक्ट में आती है जिसमें बर्फ रखी हुई है या बर्फ का पानी रखा हुआ है, तो उसमें से एनर्जी को लूज होना स्टार्ट कर देती है, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और वो किस में कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट कर देती है, लिक्विड स्टेट में। यानी जो वाटर वेपर है सराउंडिंग्स का, यानी ग्लास के चारों तरफ का जो एयर है वो कंडेंस हो जाता है, और उसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, किस में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। चलिए अब इससे आगे स्टार्ट कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो कितनी होती थी, 3 पढ़ी थी हमने अभी तक, लेकिन अभी कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने आगे जा कर के 2 और हमारे स्टेट्स के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि अब इस बार हमारे पास 3 स्टेट न होकर के कितनी स्टेट्स हो चुकी हैं, मैटर की जो है वो 5 स्टेट होती हैं, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हमने पहले ही पढ़ा था। एक तो 4th वाला जो आया प्लाज्मा स्टेट आता है, और एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट आता है, क्या आता है, कंडेंसेट। यानी कि 5 हमारे पास। अब मैटर की स्टेट्स की बात करें तो कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब प्लाज्मा को पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा किस तरीके, क्योंकि हमने अभी सॉलिड, लिक्विड और गैस तो पढ़ चुके हैं अच्छे से। प्लाज्मा क्या होता है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, यानी कि सुपर एनर्जेटिक ऐसे पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है। एनर्जी कैसा होता है, बहुत हाई होता है, और सुपर एक्साइटेड होते हैं, और वो बहुत तेजी के साथ मूव कर सकते हैं, क्योंकि सुपर एक्साइटेड हैं और सुपर एनर्जी है उनके पास, तो वो क्या कर सकेंगे, बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज, तो आयोनाइज्ड जो गैसेज होती हैं, यानी कि ऐसी गैस जो अपने से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, या गेन कर लेते हैं तो वो आयंस बन जाती हैं। आयंस बनने पर जो स्टेट आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा कि जो आयोनाइज्ड गैसेज हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे इसी से रिलेटेड, प्लाज्मा से रिलेटेड एग्जांपल है द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा हमें देखने को कहाँ मिल सकता है, तो जो नियॉन बल्ब होता है हमारा, यानी जो बल्ब होता है उसके अंदर नियॉन गैस होती है, उसी स्टेट में जब वो हीट होती है तो आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी कि उसकी सुपर एनर्जेटिक हो जाती है, और उसी की वजह से जो है वो बल्ब जो है वो जलने लगता है। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट ट्यूब, यानी कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आती हैं, यानी कि जो रॉड्स आती हैं, उनके अंदर हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा स्टेट हमें मिल सकता है। अब जो सन है, द सन एंड द स्टार्स ग्लो, सन और स्टार्स जो हैं वो चमकते हैं, ग्लो मतलब चमकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर प्लाज्मा होगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, यानी चमकेगा। तो सन और स्टार्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गैसेज हैं वो सुपर आयोनाइज्ड हैं, क्योंकि सन के ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज से बना हुआ है सन। तो इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो गैसेज होती हैं वहाँ की हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड हो जाती हैं और प्लाज्मा फॉर्म में आ जाती हैं। प्लाज्मा फॉर्म में जब भी आ जाती हैं तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, सन और स्टार्स पर भी प्लाज्मा की वजह से ये चमकते हैं। एक नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हुए थे बोस, सत्येंद्रनाथ बोस,
और दूसरे एक यानी कि इन्होंने जनरली पहले इस कंडेंसेट वाली यानी कि जो कंडेंसेट नेक्स्ट वाली हमें स्टेट के बारे में बताया तो वो बोस ने बताया था, लेकिन कुछ समय बाद उसमें आइंस्टीन ने भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया और दोनों ने मिलकर यानी दोनों के नाम पर ही इस स्टेट का नाम रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एरिकी कॉर्नेल वॉल्फगैंग कैटरल एंड कार्ली वीमैन ऑफ यूएसए, यानी कि ये दो साइंटिस्ट हुए थे, रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। इन दोनों को ही क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर। किसके लिए मिला था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशंस के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया था, इसी वजह से इन दोनों ही साइंटिस्ट को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो नेफ्थलीन, अब ये क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड्स, यानी ये कहता है कि नेफ्थलीन जो बॉल होती है बिना लिक्विड में बदले हुए, यानी कि बॉल जो है वो लीविंग एनी सॉलिड, बिना सॉलिड को छोड़े हुए डिसअपीयर हो जाती है। इसका मतलब ये किसकी वजह से हो जाती है? यानी कि जब भी हमने बताया था कोई सॉलिड चीज़ डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है तो वो किसकी वजह से होती है? हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस की वजह से। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका। इसी तरीके से ये भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई इज आइस एट 270 मोर इफेक्टिव इट्स कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी सेम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें कि आइस जो होती है 273 डिग्री मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव होती है वाटर से। ऐसा क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट की वजह से। किसकी वजह से? लेटेंट हीट की वजह से। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड अब जो भी फैक्ट्स होते हैं आप उसको कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं, इसमें भी मैं आपको वीडियो बनाकर आगे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन इसके अंदर रह जाएगा तो आई थिंक आपको यहाँ तक हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।